समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, समाधान कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, एक बार एक युवक एक संत के पास पहुंचा और कहा कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, आप कोई तरीका बताएं। संत ने कहा कि कल सुबह आना। दूसरे दिन जब वो युवक पहुंचा, संत उसे लेकर के दरिया के किनारे टहलने के लिए निकल पड़े। संत ने कहा कि चलो दरिया के थोड़े अंदर चलते हैं, वहीं मैं तुम्हें इसका राज बताऊंगा। जब वो थोड़े अंदर गए तो संत जी ने युवक का सिर पकड़ के पानी के नीचे डाल दिया। थोड़ी देर के बाद बाहर निकाला, फिर अंदर डाला, फिर बाहर निकाला, फिर अंदर डाला। युवक छटपटाने लगा। थोड़ी देर के बाद जैसे तैसे उसने अपने आप को छुड़ाया और वहां से भागने लगा। संत ने आवाज दी कि रुको रुको, क्या तुम भगवान से नहीं मिलना चाहते, भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते? तो युवक ने कहा कि महात्मा जी, मैं तो जीते जी भगवान से मिलना चाहता था, आप तो मुझे मार के भगवान से मिलाना चाहते हैं। संत ने कहा नहीं, मैंने जो किया उसके पीछे एक राज है। ये राज की बात मैं तुम्हें बताता हूं, तुम नजदीक आओ। युवक डरते डरते नजदीक आया। संत ने कहा, जब मैंने तुम्हारा सिर पकड़ के पानी के अंदर डाल दिया था, तब तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे थे? युवक ने कहा, तब तो और कोई विचार नहीं था मेरे मन में, केवल एक ही विचार था कि कैसे मुझे प्राणवायु मिले, कैसे मुझे ऑक्सीजन मिले ताकि मैं जीवित रह सकूं। संत ने कहा, बस यही राज है। यदि तुम्हारे मन में एक ही विचार हो, एक ही इच्छा हो कि बस मुझे ईश्वर को पाना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं, और कोई दूजा विचार ना हो, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें ईश्वर से मिलने से नहीं रोक सकती। मित्रों, है तो ये एक कथा, लेकिन यदि हम भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, किसी मुकाम तक जाना चाहते हैं, तो यदि हम ठान लें कि बस ये करना है और मन में केवल यही एक लगन लग जाए, तो शायद संसार की कोई शक्ति हमें वहां पहुंचने से नहीं रोक सकेगी। आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ, प्रेरक प्रसंग के साथ आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करते हैं और आज के समाधान की कड़ी की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, ये जो एक बात है कि मन में एक लगन, एक धुन, ये धुन कितना आवश्यक है जीवन में सफल होने के लिए? बिल्कुल, कोई भी फील्ड हो, चाहे धुन बनाना ही सीखना हो किसी को, और अगर धुन नहीं है, अच्छी लगन नहीं है, तो मनुष्य का मन बिखरा रहता है। कभी ये करूं, फिर कहेगा वो करूं, फिर कहेगा ये सोचूं, वो करूं। कंफ्यूज्ड माइंड, तो उससे ब्रेन की शक्तियां भी बिखरी रहती हैं और वो उसको किसी लक्ष्य तक नहीं ले जाती हैं। इसलिए चाहे प्रभु मिलन का मार्ग हो, चाहे साधनाओं का मार्ग हो, चाहे लौकिक, मान लो कोई बिजनेसमैन ही है, उसको अपना बिजनेस है, उसका एक फील्ड है, उसमें उसको अच्छी कमाई करनी है, हर फील्ड में लगन होना, धुन लग जाना वास्तव में इम्पोर्टेंट बात है। हमने कई विद्यार्थी देखे जिनको धुन लग गई कुछ अच्छे मार्क्स लाने की, सेकंड क्लास स्टूडेंट, धुन लग गई मुझे फर्स्ट क्लास लानी है और इंजीनियर बनना है, उसने धुन जो लगाई तो बाकी सब धुन छोड़ दी, सब तरफ से बुद्धि योग हटा लिया और वो सफल हुए। इसलिए लगन का तो राजयोग के फील्ड में भी सर्वाधिक महत्व है। इसलिए एक और सुंदर बात मुझे याद आ गई, जहां लगन है वहां विघ्न ठहरते नहीं। देखिए, एक व्यक्ति को लगन हो जाए कि मुझे 5 किलोमीटर जाना है और आधे घंटे में पहुंचना है, तो वो जिस स्पीड से चलेगा या दौड़ेगा, तो रास्ते में कुछ भी आ जाए बाधा, वो उसको रोक नहीं पाएगी। चाहे भीड़ भी आ जाए, वो अपना रास्ता बना के दौड़ते हुए निकल जाएगा। ये भी सभी को बहुत अच्छी तरह याद रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने स्टूडेंट्स की जब बात कही भ्राता जी, कुछ वर्ष पूर्व जिन्होंने आईएएस के एग्ज़ाम में टॉप किया था, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उन्होंने भी यही बात कही कि जब भी मेरी आंखें खुलती थीं, आंखें जब भी खुले, चाहे वो 12:30 बजे खुले, चाहे 2:30 बजे खुले, पढ़ना शुरू कर देती थी। तो ये एक लगन की ही बात है ना कि नहीं, बस करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। तो जब भी आंखें खुली तो सोते जागते एक ही धुन। विद्यार्थियों के लिए तो ये क्या कहें, अमृत तुल्य बात है जी, कि जो विद्यार्थी जो कुछ अचीव करना चाहता है उसकी धुन लगा दे और फिर सभी बाधाएं एक तरफ, क्योंकि इसमें वही चीज होगी जो मैंने कही, ब्रेन की संपूर्ण शक्तियां उस ओर लग जाएंगी। और ब्रेन में बहुत शक्तियां हैं, हर मनुष्य का ब्रेन बहुत एफिशिएंट है, बहुत सुंदर है। कई लोग जो कहते हैं हमारी बुद्धि कम है,
ये उनका सोचना गलत ही है। हाँ, कुछ लोगों की होती है बचपन से ही, वो डल हेडेड होते हैं, उनको कहीं भी मन नहीं लगता, लेकिन अधिकतर लोगों की, मैं कहूँगा कम से कम 90% बच्चों की या मनुष्यों की बुद्धि बहुत सुंदर होती है। वो उसको एक यथार्थ डायरेक्शन दें, और मनुष्य अगर ये पहचान ले कि उसकी बुद्धि किस फील्ड की ओर आकर्षित है, उस फील्ड में ही उसको लगाया जाए। जैसे आज एक माता मुझे मिल रही थी, कहा मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, तो मैंने बहुत सारी बातें पूछी और फिर पूछा कि किधर है उसका ध्यान, कहा म्यूजिक में। तो मैंने कहा उधर ही भेजो ना, वो अच्छा म्यूजिशियन बनेगा, पैसा भी कमाएगा, नाम भी कमाएगा। तो अगर मनुष्य सोच ले कि किधर उसकी बुद्धि का सदुपयोग होगा, माँ बाप भी अगर समझ लें, देखिए बुद्धि में पूर्व जन्मों से कुछ ऐसे टैलेंट्स छुपे रहते हैं कि उधर अगर उनको ले जाया जाए तो सहज सफलता मिलेगी। अब इस बच्चे की रुचि है म्यूजिक में, और माँ बाप दबाव डाल रहे हैं पढ़ाई पर, 12वीं करो, 12वीं में है वो और तुम्हें पढ़ना है, और पढ़ने में उसकी बुद्धि चल नहीं रही क्योंकि पूर्व जन्म से म्यूजिक के जो इंस्टिंक्ट हैं वो उसमें पड़े हुए हैं। तो माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि जिस तरफ मनुष्य की बुद्धि बहुत अच्छी तरह काम करती हो, समझ लो वही उसका फील्ड है। कई बार मैंने सुनाई है ये बात, एक चीफ इंजीनियर का लड़का जो पढ़ता नहीं था, 3 बार 10वीं में फेल हुआ था, मैकेनिक का काम में उसकी रुचि थी। अब बाप को लज्जा आती थी, मेरा बच्चा और मैकेनिक, वो साइकिल खोलता था और फिर जोड़ता था। फिर किसी सोशोलॉजिस्ट ने उसे समझाया कि इसको ITI करा दो, मैकेनिज्म का कोर्स कराया, उसने वो काम शुरू किया और फिर बहुत बड़ा अपना कारखाना खोल दिया जिसमें 50 लोग काम करते थे। तो देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सीखना, ब्रेन की समस्त शक्तियाँ उस टारगेट को पाने में लग जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, धुन लगा दें जी, सच्चे मन से लगन लगा दें तो कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। और कई बार ऐसा होता भी है युवाओं में खास करके भ्राता जी कि थोड़ी दिन ये किया उसके बाद उसमें से भी अरुचि हो गई, थोड़ी दिन ये किया अरुचि हो गई, तो ऐसे में तो पेरेंट्स का चिंता करना हाँ देखिए बिल्कुल ये कुछ बच्चों के साथ होता है, लेकिन वो पढ़ाई में असफल हो ही रहा है ना, तो फील्ड उसका चुन लिया जाए। लेकिन कई बच्चों का मन स्टेबल होता ही नहीं, वो 6 मास एक काम करेंगे उससे भी फिर अरुचि, फिर 6 मास दूसरा काम करेंगे उससे भी फिर अरुचि, फिर तीसरा काम करेंगे उससे भी अरुचि। ऐसे में उसकी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए राजयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मन जब स्टेबल हो जाता है तो मनुष्य की विचारधाराएं भी स्टेबल हो जाती हैं और फिर वो एक चीज़ में रुचि लेने लगता है, उसको अपना आधार बना लेता है। यही मेरा कैरियर है, मुझे इंजीनियर ही बनना है। भले ही मेडिकल वालों के लिए उसको आकर्षण हो रहा होगा, लेकिन वो सोचता है मैंने एक फील्ड चुन लिया, अब मुझे उसी में आगे पहुंचना है। तो राजयोग इसमें बहुत बड़ा काम करता है। मतलब राजयोग सिखाना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सके। बच्चे राजयोग बहुत अच्छा करते हैं। जी जी जी। और भ्राता जी जब आप कह रहे थे तो मुझे अपने एक मित्र की बात याद आई, उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके पश्चात फिर कहा कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, MBA किया, MBA भी पूरा किया, फिर मेडिकल के फील्ड में वो कूद पड़े। अब मेडिकल पूरा होने के बाद अब उन्होंने, मुझे पता चला कुछ समय पहले कि अगरबत्ती की एक फैक्ट्री उन्होंने मतलब ये एक स्टेबिलिटी, उन्हें दूसरों को सुगंध देने की इच्छा थी ना, तो अच्छा काम किया, कोई बात नहीं। लेकिन एक एजुकेशन उसके पास आ गई, और एजुकेशन का अर्थ होता है कि बुद्धि बहुत टैलेंटेड हो गई, बुद्धि का विकास हो गया, तो अगरबत्ती की फैक्ट्री का भी वो विकास बहुत अच्छा करेगा। जी भ्राता जी, यद्यपि हम लोगों ने आज की इस चर्चा की शुरुआत की है कि हम धुन लगा दें, एक बार कूद पड़े, लेकिन एक बात है भ्राता जी कि एक बार कूद जाना या धुन लगा देना, और दूसरी तरफ हम एक चीज और कहते हैं कि बैलेंस रखना। तो कई बार इन दोनों चीजों को व्यक्ति समझ नहीं पाता। एक व्यक्ति स्टूडेंट है अभी, उसकी आयु 16 साल 18 साल 20 साल है, अभी उसके सामने बैलेंस की बात नहीं, ना उसे इसके बारे में सोचना चाहिए। मान लो अगले 5 साल वो कुछ अचीव करना चाहता है, तो 5 साल वो एक फील्ड की ही धुन लगाए, बैलेंस उसके बाद उसको करना है जब वो जॉब में चला जाए। तो इन प्रारंभिक दिनों में उसको एक ही तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए और इसमें बैलेंस के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। हाँ ये जरूर है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, वो ठीक नींद करे, इनको न अवॉइड वो कर दे, लेकिन फुल कंसंट्रेशन उसका उसी तरफ हो जिस फील्ड को उसने चुना है। बिल्कुल, मतलब ये है कि जिस फील्ड को चुना और एक ऐसे एज की में है, जैसे यंग एज की बात आपने कही, उस समय पूरी तरह से फोकस हो जाए। पूरा भ्राता जी, एक जो आध्यात्म की फील्ड से जुड़ी एक बात आई थी हमारे
हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया था पेरेंट्स का कि उनका बेटा भी ऐसी ही एज में जैसे एक धर्म के मार्ग में किसी एक विशेष धर्म को उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। वहाँ शायद वो भोजन आदि का बहुत कड़े-कड़े नियम धर्मों का वो पालन करते हैं, तो पूरी तरह उसमें लग गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई। अब वो वापस घर आ गया, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, भोजन आदि भी प्रॉपर नहीं लेता, तो घर वालों के लिए एक समस्या हो गई है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में आता है कि किसी एक फील्ड में अति में लग जाना कई बार कहीं हानिकारक तो नहीं हो जाता? बिल्कुल, ये दूसरा एक केस था जी। कि जहाँ वो बच्चा गया वहाँ के नियम बहुत स्ट्रिक्ट थे। देखिए नियम स्ट्रिक्ट तो हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल है जी। और नियमों के साथ राजयोग का अभ्यास है जो मन को आनंद विभोर करता है। नियमों के साथ हमारी ईश्वरीय सेवाएं हैं जो हमारी एनर्जी को यूटिलाइज कर देती हैं। नियमों के साथ हमारे यहाँ एक सुंदर गॉडली फैमिली है जिसमें बहुत प्यार रहता है। तो इन सब का मिला जुला असर जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है उनको फॉलो करने में एंजॉयमेंट की महसूसता कराता है, मतलब जहाँ रूखापन ना आ रूखापन जाए। नहीं। अब इसके साथ वहाँ यही हुआ होगा जी। कि नियम बहुत डिसिप्लिन, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे बात नहीं करना, उससे नहीं करना, और कुछ आनंदकारी चीजें मिल नहीं रही, तो उसमें डिप्रेशन होना बिल्कुल नेचुरल बात हुई। इसलिए उसने अच्छा किया वो वहां से आ गया। और इरिटेशन इसको इसलिए हो रहा है कि वो सफल नहीं हुआ, उसको अपने पे क्रोध आ रहा है, क्या हो गया मेरे साथ, या उसको लग रहा होगा माँ बाप ने मुझे गलत जगह भेजा। वो खुद गया तो ये लग रहा होगा मैंने गलत मार्ग चुना। हाँ, तो उसको ये लग रहा है कि मैं सफल नहीं हुआ, इसलिए उसको इरिटेशन हो रहा है। लेकिन इसमें भी अगर ये राजयोग सीखे, जहाँ शायद वहां से भी सुंदर डिसिप्लिन मर्यादाएं इसे प्राप्त होंगी, लेकिन मन को एक आनंद मिलेगा और सहज जीवन मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिक्ट नियम तो बना दिए लेकिन लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो उसमें स्ट्रिक्ट नियम मनुष्य को ड्राई कर देते हैं, उसको डिप्रेशन में ले आएंगे। स्ट्रिक्ट नियम तो हों लेकिन मनुष्य लाइफ को भी तो एंजॉय करना सीखे, उसके चारों ओर प्यार की बरसात होती है, जो त्याग किया है वो सफल हो रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, ये आवश्यक तभी उसको मजा आएगा। भ्राता जी, जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि वीणा के तार को इतना भी ना खींचिए कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी ना छोड़िए कि उसमें से संगीत ही ना निकले, तो क्या ये जो मध्यम मार्ग वाली जो बात है वो बात कैसी लगती है? देखिए, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया और मुझे जहाँ तक ख्याल है 10 अपने नियम बना दिए, बहुत अच्छे, और भी बहुत सारे नियम उनके होंगे। लेकिन जैसा कि शंकराचार्य के आसपास की उनकी कहानियां हैं बौद्ध भिक्षुओं की, तो बहुत बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत सारे उनको बुद्ध विहार मिल गए, सुंदर सुंदर गार्डन उनको मिल गए, क्योंकि वो भी यात्रा करते थे ना, तो रहने के लिए अच्छी जगह, राजाओं ने धर्म को अपना लिया तो संपूर्ण सुख सुविधाएं मिलने लगी। तो जो बोधि सन्यासी थे वो अब सन्यासी नहीं रहे, अभी वो बन गए विलासी, क्योंकि सब जो सुख सुविधाएं मनुष्य को मिलती है तो एक अच्छा व्यक्ति भी उनको यूज करने में तल्लीन हो जाता है, और इससे धर्म की शक्ति उनसे खत्म हो गई। और यही कारण हुआ कि शंकराचार्य उन्हें परास्त करने में सफल हो गए, क्योंकि शंकराचार्य के पास बहुत स्पिरिचुअल पावर थी। तो मध्यम मार्ग जब हम अपनाते हैं, लेकिन जो धारणाएं हमने अपनाई वो सदा चलती रहें, वो लूज न हो, कहीं वो प्योरिटी नष्ट न कर दें, इसके लिए ही राजयोग आवश्यक है। तो मध्यम मार्ग बहुत सुंदर है कि हम जीवन का आनंद लें। मेरा भाव भी यही था भ्राता जी, मतलब ये कि हम, जैसे आपने रूखेपन की बात कही, बहुत ज्यादा कट्टरता की बात कही, तो उसमें एक रूखापन आ जाता है, जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा सहज और मध्यम सा मार्ग हो जिसमें हम जीवन का आनंद भी ले सकें। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है वो भी सहज भाव से जीवन में आए, वो हमारा नेचुरल जीवन बन जाए, वो हमें ड्राई ना करें। दूसरा, जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो उसमें जो सुख, आनंद, खुशी, प्रेम और शांति मिलती है वो भी मनुष्यों की नहीं, स्वयं भगवान की। तो डिसिप्लिन्स को पालन करना भी इजी होता है, एंड वन कैन एंजॉय वंस लाइफ। तो हम सहज भाव से जीवन जीते हैं, कर्म में भी रहते हैं, विचारधाराएं बदल जाती हैं। तो ये सचमुच बहुत आवश्यक चीज है। ये तो दिखाई देता है भ्राता जी, यहाँ हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर देखते हैं तो यहाँ भले ही नियम मर्यादाएं हैं, लेकिन सभी भाई बहनों के चेहरे में जो प्रसन्नता है, खुशी है, हल्कापन है, या जीवन के हर क्षेत्र में जो वो विकास करते हैं, उसे
निश्चित रूप से लगता है कि इन्हें वो चीजें प्राप्त हो रही हैं जिस बिल्कुल। चीज के लिए ये त्याग किया गया देखिए है। मैं बताऊं, हमारे यहाँ इस समय 20,000 भाई बहनें आए हुए हैं जी। गुजरात से और दिल्ली की तरफ से। हम्म, चारों ओर रिमझिम लगी रहती है। हम जी। जाते हैं तो रास्ता भी नहीं मिलता है। आश्रम तो बड़ा है लेकिन इसके बाद भी ये सब होता है। लेकिन माहौल में कितना आनंद छाया हुआ है, वो कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए ना उसे महसूस होगा कि यहाँ और कहीं मेले होते हैं तो माहौल कुछ और भगदड़ तरह का होती होता है, और तरह का होता है। मैं कल अपने डाइनिंग हॉल में क्लास कराने गया, कम से कम 300 माताएं बैठी थी गुजरात की। मैं देख रहा था उनके चेहरों पे जो दिव्यता थी और उनके जो वाइब्रेशंस थे। मैंने उन्हें भी कहा कि अब से पहले भी हमारे यहाँ कई ग्रुप आए हैं और मैं उनकी क्लास कराने आया हूँ, लेकिन गुजरात के लोग जो हैं, इनका चेहरा, इनके मन का आनंद, इनके वाइब्रेशंस कुछ अनूठे ही लग रहे हैं। वो भी बहुत खुश हुए और मैंने उन्हें कहा कि मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभवों से और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि गुजरात की कल्चर अभी भी सारे संसार में सर्वोपरि है। मैं साउथ में भी जाता हूँ, नॉर्थ में मैं रहता ही हूँ। तो देखिए ये वाइब्रेशंस जो सहज जीवन के प्रतीक हैं कि सेवा भी हो रही है, कितना काम वहाँ हो रहा है, लाखों रोटी रोज बना रही हैं और उसके माताएं, बाद भी वो लाइट है, आनंदित हल्के हैं, उनके चेहरों पे चमक थी, शायद खुशी यही थी। तो कार्य करने की कला, जीवन जीने की कला शायद यही है भ्राता जी, कि सब कुछ करो लेकिन एंजॉय करो, बस, हल्के रहो, यही आनंद बात में रहो। यही बात जी जी भ्राता जी, मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ जो हमारे पास आज आए हैं। मुझे मेडिटेशन करते समय क्या करना चाहिए और कैसे विजुअलाइज करना चाहिए? क्या बाबा से किरणें लेनी चाहिए, ये सोचना चाहिए, या फिर मेडिटेशन करते समय मुझे कुछ अच्छे विचार करने चाहिए? मैं इस चीज़ में थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि किरणें लूँ, कुछ विचार करूँ, या भगवान से क्या मांगूँ, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। 2 क्वेश्चन है इनके, जी। व्यर्थ से बचें और इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़े, जी, दोनों जी। बातें हैं। हाँ जी। व्यर्थ संसार में अपनी चरम सीमा पर है और हर मनुष्य के मन में भी व्यर्थ बहुत चलता है। व्यर्थ चलने की डायरेक्शंस बहुत सारी हैं, हर एक को खुद चेक करना होगा, अपने को देखना होगा उसके व्यर्थ का कारण क्या है। वो काम धंधे में ज़्यादा व्यर्थ चलता है या किसी के दुर्व्यवहार के कारण मन में व्यर्थ ज़्यादा चलता है, या हमने जो कुछ देखा उसके कारण हमें व्यर्थ ज़्यादा चलता है, या हमें परचिंतन करने की आदत पड़ गई है उसके कारण हमें व्यर्थ चलता है। पर एक चीज़ और हम देखते हैं, कईयों को व्यर्थ बिना कारण ही चलता है। वो क्या सोच रहे हैं उनको पता नहीं चलता। अच्छा, ये अवेयरनेस भी नहीं है कि व्यर्थ चल भी रहा है। उन्हें ये पता नहीं होता, घंटों बीत जाता है, चेहरे पे फिर उदासी आ जाती है, खुशी होती नहीं। वो कहते पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इनको अवेयरनेस है कि व्यर्थ चलता है और उसको समाप्त करना। देखिए मनुष्य का जो मन है ये संकल्प शक्ति है और इसमें संकल्पों को क्रिएट करने की ही शक्ति है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि सवेरे से ही कुछ सुंदर संकल्प अपने मन में क्रिएट करने चाहिए। दिन में भी कुछ अच्छे संकल्प क्रिएट रखने चाहिए। हम संकल्प क्रिएट करेंगे तो व्यर्थ संकल्प आप ही समाप्त हो जाएंगे। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, जैसे एक अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे की बदबू को नष्ट कर देती है, वैसे ही हमारे मन में उठा हुआ एक सुंदर संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। तो सवेरे सवेरे एक तो ये अपने अंदर बहुत अच्छे संकल्प करें। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विधान है कि भाई सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनने हैं, कहीं 6:30 बजे से सुनते हैं, कहीं 6 बजे से सुनते हैं, कहीं 7 बजे सुनते हैं, उसमें जरूर शामिल हों। उससे कुछ सुंदर विचार हमें मिलते हैं। और जब वो महावाक्य पूरे हों तो 5 मिनट अपने को अवश्य दें उनको याद करने के लिए कि आज क्या क्या सुना। ज़्यादा नहीं तो 3 बातें भी उससे याद कर लें। उनको अगर थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो व्यर्थ का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बाकी कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए व्यर्थ को ख़त्म करने की, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा। जैसे मैंने कहा, किस व्यक्ति के व्यर्थ किस दिशा में चलते हैं, किसी के विकारों चल सकते हैं, किसी के मोहवश चल सकते हैं, किसी के बीमारी के कारण चल सकते हैं, किसी के समस्याओं के कारण चल सकते हैं। हजारों कारण हो सकते हैं। हर व्यक्ति के अलग कारण हो सकते हैं। कोई बेचारा गरीब है, उसको उसके कारण चल सकते हैं। किसी की जिम्मेदारी बहुत है, पैसा बहुत कम है, बच्चों की शादी करानी है, या बच्चा बीमार हो गया, पैसे नहीं है, कोई उधार नहीं दे रहा है, उसको उसके कारण चल सकते हैं। तो हजारों कारण व्यर्थ के हो सकते हैं।
तो उसमें ये ज्ञान मदद करेगा कि उन विचारों को हम कैसे शांत करें। इसलिए अपने व्यर्थ के बारे में सचेत होकर ये देखना चाहिए कि मेरे व्यर्थ के कारण क्या हैं और ज्ञान के पॉइंट्स का यूज करके उन्हें समाप्त करना चाहिए। मान लो कहीं चिंता ही हो रही है तो बाबा का वो चित्र सामने ले आए, बच्चे तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ ना, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। कभी कभी मनुष्य को ज़्यादा सोचने की आदत ही होती है, उस कारण भी उसके व्यर्थ विचार बहुत चलते हैं। तो इस सब आदत को समाप्त करने के लिए भी अशरीरीपन का अभ्यास, योग का अभ्यास और स्वमान के अभ्यास, 5 स्वरूपों के अभ्यास करते रहना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस की बात है, देखिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इंग्लिश के ये शब्द बहुत अच्छे, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रेस्पेक्ट से ही प्राप्त होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट माना स्वमान, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर की शक्तियाँ क्या हैं, मेरे अंदर कौन कौन से टैलेंट्स हैं, इसकी अवेयरनेस होना, उसकी स्मृति में रहना, उसके नशे में रहना, इसको हम स्वमान कहते हैं। तो जितना जितना स्वमान की प्रैक्टिस बढ़ाई जाएगी उतना उतना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, एक दिन में नहीं। इसलिए नियमबद्ध रोज सवेरे उठकर बिल्कुल रेगुलरली स्वमान की अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं तो बल्कि सबको सिखाता हूँ कि अपनी दिनचर्या की शुरुआत ही स्वमान से करें, तो सवेरे सवेरे ही बहुत एनर्जी हम में पैदा हो जाए। जैसे मैं एक छोटी सी राय सबको देता हूँ, हमारे दर्शक अभी भी सुन सकते हैं। सवेरे उठते ही, आँख खुलते ही थोड़ा सा फ्रेश होके 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इससे क्या होगा, ब्रेन में बहुत शक्तियाँ पैदा हो जाएंगी, जो अंदर हैं वो जागृत हो जाएंगी और इससे मनुष्य का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसी को भय कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है, तो किसी का कन्फ्यूजन उसके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है। और भी कई चीज़ें मुझे सुनने में मिलती हैं जिनके कई बार हार हो गई है, असफलता हो गई, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। तो जो स्वमान की प्रैक्टिस है ये पुनः हमारे कॉन्फिडेंस को जागृत करती है, उसको बढ़ाती है। इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अशरीरीपन और स्वमान, तो कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त होंगे। इसलिए सारा दिन कुछ प्रैक्टिस चालू रखनी चाहिए। मतलब अपने मन को हम बिजी ही रखें। वैसे भी कहा जाता है कि मन का कार्य ही है विचार करना। यदि आपने उसे खाली छोड़ दिया है तो वो कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहेगा और ज़्यादातर चारों तरफ चूंकि व्यर्थ है इसलिए वो व्यर्थ ही सोचता है। इसलिए क्यों ना उसे बिजी कर दिया जाए कुछ अच्छे स्वमान दे करके या कुछ अच्छे विचारों में, तो एक बहुत अच्छा तरीका होगा इनके व्यर्थ से मुक्त होने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, आज की जो चर्चा हमारी रही बहुत खूबसूरत रही। जो प्रश्न आए थे हमारे पास, प्रश्न तो खैर अनेक हैं, लेकिन जहाँ तक आत्मविश्वास की बात है, जहाँ तक व्यर्थ विचारों की बात है, मन को हमें व्यस्त रखना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा यदि खाली छोड़ दिया जाए तो तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन उसे सुंदर खिलौने यदि दे दिए जाएं तो प्यार से खेलता रहता है। मन भी एक बच्चे की तरह है, उसे क्यों ना हम सुंदर विचार दे दें, क्यों ना सुंदर स्वमान दे दें, ताकि आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती रहे और साथ ही हम व्यर्थ विचारों से भी मुक्त रहें। और साथ ही जहाँ तक बात रही धुन की, हम धुन अवश्य लगाएं। जो भी प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, विद्यार्थी हैं तो अपने अध्ययन के लिए धुन लगाएं, यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में सफल होने के लिए धुन लगाएं। जहाँ भी आप हैं धुन लगा दें, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो सफलता आपके गले का हार बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।